गैस, एक ऐसी चीज जो करोड़ों भारतीय घरों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है, आज वही एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। आज हम इसी एलपीजी संकट के पीछे की सच्चाई को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की है। तारीख थी 13 मार्च 2026 और जगह पंजाब का बरनाला जिला। वो सुबह से तेज धूप में सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े थे। घंटों बीत गए और फिर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उनकी मौत उसी लाइन में हो गई। ये सिर्फ एक दुखद खबर नहीं है, ये इस संकट की सबसे भारी मानवीय कीमत है। और देखे, जिस दिन भूषण कुमार ने अपनी जान गंवाई, ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। एक तरफ सड़कों पर गैस के लिए मीलों लंबी लाइनें थीं और दूसरी तरफ सरकार के अपने दावे थे। ये दो अलग अलग हकीकतों की कहानी है। 12 मार्च को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा, घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई कमी नहीं है। मतलब सरकार का आधिकारिक पक्ष साफ था, सब कुछ नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो सरकार का कहना था कि कोई कमी नहीं है, ये सब तो बस लोगों के डर की वजह से हो रही पैनिक बाइंग है। लेकिन जमीन पर जो दिख रहा था वो कहानी बिल्कुल अलग थी। देश भर में लंबी लंबी कतारें, कई जगहों पर राशनिंग के आदेश और सिलेंडर बुक करने के बाद 25 से 45 दिनों का लंबा इंतजार। एक तरफ सोशल मीडिया पर हजारों ट्वीट्स थे जो लगभग एक ही भाषा में कह रहे थे कि सिलेंडर तो मिनटों में मिल रहा है, और दूसरी तरफ भूषण कुमार मित्तल जैसे लोग लाइनों में अपनी जान दे रहे थे। तो यहीं पर एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, अगर सच में कोई कमी नहीं थी तो फिर सरकार ने अचानक सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा दिए? रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर क्यों जारी किए गए? और सबसे बड़ा सवाल, सिलेंडरों की राशनिंग क्यों करनी पड़ रही है? चलिए अब इस संकट की जड़ तक चलते हैं। इसकी शुरुआत भारत से हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल तनाव से होती है। एक ऐसा तनाव जिसने भारत की पूरी एनर्जी सप्लाई लाइन को लगभग जाम कर दिया। इससे समझने के लिए पहले भारत की एलपीजी पर निर्भरता को देखना होगा। हम जितनी भी एलपीजी इस्तेमाल करते हैं उसका 60% हिस्सा हम विदेशों से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। सिर्फ 40% ही हमारे देश में बनता है। और अब आती है सबसे अहम बात, ये जो 60% इंपोर्ट है ना, इसका भी 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही पतले से समुद्री रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान और ओमान के बीच है। तो जैसे ही अमेरिका ईरान का तनाव बढ़ा और ईरान ने इस रास्ते को बंद किया, भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई एक झटके में रुक गई। लेकिन क्या ये सब अचानक हो गया? देखिए, जो लोग जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं उनके लिए जनवरी से ही ये साफ था कि तनाव लगातार बढ़ रहा है। युद्ध छिड़ने से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात भी इसी बढ़ते तनाव का एक और संकेत थी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद भी सरकार को सार्वजनिक तौर पर एक्शन लेने में एक हफ्ते का वक्त लग गया। तो ये तो हुई बाहरी वजह। अब जरा ये देखते हैं कि देश के अंदर हम इस तरह के संकट के लिए कितने तैयार थे। और सच कहूं तो जवाब बहुत ही निराशाजनक है, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भारत की कुल अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज क्षमता, यानी जमीन के नीचे गैस स्टोर करने की कैपेसिटी, पता है कितनी है? सिर्फ 1.4 लाख टन। अब ये 1.4 लाख टन सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगे, पर इससे पूरे देश की जरूरत कितने दिन पूरी हो सकती है? मुश्किल से 2 दिन भी नहीं। और अब वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, मतलब वो भंडार जो ऐसे ही किसी बड़े संकट के लिए रखा जाता है, उसमें एलपीजी की मात्रा है 0, 0। हमारे पास लंबी अवधि के लिए कोई बैकअप था ही नहीं। इस भयानक कमी का असर सिर्फ लोगों के किचन तक ही सीमित नहीं रहा, इसने पूरी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। ये चार्ट देखिए, ये इस संकट के आर्थिक दर्द की पूरी कहानी कहता है। जो सिलेंडर आधिकारिक तौर पर 900 रुपए का है, वही सिलेंडर दिल्ली की ब्लैक मार्केट में 3000 रुपए और दूसरे शहरों में तो 6000 रुपए तक में बिका। सोचिए, 6 गुना ज्यादा कीमत। और इसका असर हर तरफ दिखने लगा। बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए। फूड डिलीवरी के ऑर्डर्स में 60% की गिरावट आ गई। सिलेंडर की चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़े कि गैस के ट्रकों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। यहां तक कि संसद की कैंटीन में भी चाय कॉफी मिलनी बंद हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? ये संकट आखिर खत्म कब होगा? और इसका जवाब 4 अनिश्चित संभावनाओं पर टिका है। पहला तो ये कि ईरान अमेरिका में जल्दी युद्ध विराम हो जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है।
दूसरा कि हम दूसरे देशों से जो सप्लाई मंगा रहे हैं उससे काम चल जाए, लेकिन वो भी नाकाफी है। जो जहाज आ रहे हैं वो बस 1-2 दिन की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाए, जो अभी तो मुश्किल लग रहा है। और चौथा रास्ता है कि भारत एक-एक जहाज के लिए ईरान से बातचीत करे, जो कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। तो एक अंदाजा यही है कि इस संकट को पूरी तरह खत्म होने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। तो जब तक ये संकट जारी है, आम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। अगर घर में बिजली की सप्लाई भरोसेमंद है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा विकल्प है। अगर किसी के इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी है तो उसके लिए जरूर रजिस्टर करवा लेना चाहिए। कोई ब्लैक मार्केट में सिलेंडर बेचता दिखे तो उसकी शिकायत जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, घबराहट में आकर जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने से बचें, क्योंकि इससे कमी और बढ़ जाती है। लेकिन इन सब बातों से परे इस संकट की सबसे दुखद कीमत देश की वो महिलाएं चुका रही हैं जो सालों बाद चूल्हे के धुएं से आजाद हुई थीं, जिनके घर में बड़ी उम्मीदों से पहला गैस सिलेंडर आया था। वे आज फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। और ये हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है। जब किसी देश की ऊर्जा सुरक्षा की नींव इतनी कमजोर होती है तो इसकी असली और सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? इसका जवाब भूषण कुमार मित्तल और उन करोड़ों महिलाओं की कहानियों में छिपा है।